हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया, एकदम मजे में। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखने वाले हैं नया पॉइंट, नया टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। आज देखने वाले हैं एक मूविंग चार्ज के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। ठीक है, देखो, अगर किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में से पास किया जाए, ठीक है, मतलब कि मान लो कि ये जो रूम है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पे यहां पे ये पूरे रूम में ना मैग्नेटिक फील्ड है, फैला हुआ है, और मैं यहां से किसी चार्ज को मोशन में लाता हूं, तो उस चार्ज के ऊपर क्या कोई फोर्स लगेगा? अगर लगेगा तो कितने मैग्नीट्यूड का लगेगा? उसकी मोशन कौन से डायरेक्शन में होगी? क्या जिस डायरेक्शन में मैंने उसको एंटर किया है क्या वही डायरेक्शन को फॉलो करके सीधा निकल जाएगा या फिर बेंड हो जाएगा? क्या होगा उस चार्ज के साथ? वो सारी चीजें आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, मेरा नाम है चिंतन देसाई और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। बच्चों, ये स्टार्ट करने से पहले मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, आप ही को आंसर देना है। अगर आप लाइव चैट में आंसर देना चाहते हो, क्योंकि मैं इसका प्रीमियर रन करने वाला हूं, तो अगर आप लाइव चैट में इसका आंसर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमने ये तो समझ लिया कि मूविंग चार्ज हमेशा अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, दैट वी ऑलरेडी नो, वो हमें पता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है। मान लो कि मेरे पास ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें से इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहां पे कहीं पे मैंने कहीं आर सेपरेशन पे मैंने एक पॉइंट चार्ज, लेट से इट इज प्लस क्यू, मैंने यहां पे प्लेस किया है। इट इज अ पॉइंट चार्ज, प्लस क्यू जो भी है वो एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, वो अभी स्टेडी है, वो अभी स्टेडी है। ठीक है, तो बताओ इसके साथ क्या होगा? इसके साथ क्या हो सकता है? क्या ये चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा? क्या ये चार्ज रिपेल हो जाएगा? क्या होगा इस चार्ज के साथ? सोचो सोचो, इस चार्ज के साथ क्या हो सकता है? सोचो 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 और हमें बताओ, लाइव चैट में कमेंट में बताओ हमें कि इसके साथ क्या होगा। इसके साथ क्या होगा उसका आंसर तो मैं देने वाला हूं, लेकिन फिर भी आप सोचो कि इसके साथ क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी एक चार्ज के ऊपर, यहां पे तो बहुत सारे चार्ज होंगे ना, ये तो करंट है ना, करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। या सुनो, अगर वो फ्लो ऑफ चार्ज है तो सोचो बच्चों, यहां पे बहुत सारे चार्ज है और ये बेचारा अकेला चार्ज है, या तो अट्रैक्ट हो जाएगा या तो रिपेल हो जाएगा। क्या होगा उसके साथ? या अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। सोचो और हमें बताओ, लाइव कमेंट में आपका आंसर का हमें इंतजार है। बताओ क्या होगा इसके साथ। देखो भाई, जिन जिन बच्चों ने बोला कि भाई ये अट्रैक्ट हो जाएगा, कैसे आप बता सकते हो कि ये अट्रैक्ट हो जाएगा? क्या आपको पता है यहां पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है? सर इलेक्ट्रॉन ही तो है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ही तो फ्लो है, तो यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज किसको बोलते हैं? फ्लो ऑफ करंट। करंट किसको बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज। और वो कौन सा चार्ज फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। तो सर इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, इसको तो अट्रैक्ट कर लेंगे ना, तो इसके ऊपर अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा। बहुत ही बढ़िया, रॉन्ग आंसर। नहीं, इसको अट्रैक्शन नहीं लगेगा सर, तो फिर ना रिपल्जन लगेगा। अगर अट्रैक्शन नहीं है तो रिपल्जन लगेगा। दो चार्ज के बीच में ना सर यहां पे दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो उसके ऊपर अट्रैक्शन लग सकता है या तो उसके ऊपर रिपल्जन लग सकता है। अगर आपने बोला कि अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि सर इसके ऊपर रिपल्जन लगेगा। क्यों रिपल्जन लगेगा? व्हाट इज द आंसर? क्यों रिपल्जन लगेगा? इसके ऊपर क्यों रिपल्जन लगेगा? सोचो सोचो, क्यों रिपल्जन लगेगा? क्या रिपल्जन लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो, जिन बच्चों ने बोला कि रिपल्जन लगेगा वो भी गलत आंसर है, वो भी गलत आंसर है। इसके ऊपर रिपल्जन भी नहीं लगेगा। सर हम तो बोले थे पहले से कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके ऊपर अट्रैक्शन ही लगता है। आप मानो या ना मानो सर, अट्रैक्शन ही लगेगा। अरे ना तो अट्रैक्शन लगेगा ना तो रिपल्जन लगेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं लगेगा। क्या दो चार्ज के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्जन ही हो सकता है? भाई नेट फोर्स जीरो भी तो हो सकता है कि नहीं? नेट फोर्स जीरो भी तो हो सकता है कि नहीं? सोचो, यस और नो। तो तीन पॉसिबिलिटी निकलेगी, या तो अट्रैक्शन लगेगा या तो रिपल्जन या तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। और यहां पे करेक्ट आंसर आएगा कोई फोर्स नहीं लगेगा। ना तो अट्रैक्शन लगेगा ना तो रिपल्जन लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। सर ये क्या बोले, ये क्या बोले? नहीं समझ में आया सर। मतलब कि ये चार्ज की वजह से यहां पे इसके ऊपर विचार होगा, कुछ भी नहीं लगता है, मतलब फोर्स ही नहीं लगेगा। कैसे? हाउ इट्स पॉसिबल? मतलब करंट को क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं। सर बहुत सारे चार्ज है फिर भी इसके ऊपर ना तो अट्रैक्शन लगा ना तो रिपल्जन लगा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसका रीजन
आपको अगर ध्यान हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सोचो क्या पढ़े थे हम वहां पे पढ़े थे कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज बन के फ्लो करते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है कि नहीं? मतलब कि कहीं ना कहीं पहले वो ऑर्बिट में घूमते थे, वहां से निकल गए जब हमने एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड किया, वैसे भी फ्री हो जाते हैं ड्यू टू दी थर्मल इफेक्ट, उनके पास थर्मल वेलोसिटी होती है। या सुनो, अभी तो क्या दोनों ना लिंक हो गई है। हमने पिछले लेक्चर में बता दिया कि भाई ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर लिंक्ड, बोथ आर यूनिफाइड, ठीक है, इसीलिए तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को लिंक करते जाओ। भाई क्या होता है यहां पे, डेफिनेटली अगर सच बताऊं तो यहां पे रियलिटी में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैं बताने जाऊं ना तो यहां पे चार्ज, नेट चार्ज 0 है, यहां पे नेट चार्ज 0 है। सर ये क्या बता रहे हो, मतलब कि नेट चार्ज ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर 0 है? लेकिन सर चैप्टर नंबर 1 में तो हमने कुछ देखा था कि अगर कोई मेरे पास एक इनफाइनाइटली चार्ज्ड एक वायर है तो उस वायर के अक्रॉस में कहीं पे वायर से आर डिस्टेंस पे ना सर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। एक किसी चार्ज वायर को मैंने अगर ऐसे प्लेस किया, यहां से आर डिस्टेंस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मैं निकाल सकता हूं। और सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं तो इसका मतलब कि यहां पे एग्जिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर अगर मैं कोई चार्ज रखूं तो इसके ऊपर फोर्स लगना ही लगना है, क्यू इंटू ई के बराबर। भाई दोनों में डिफरेंस है। वो चार्ज्ड वायर था, वो चार्ज्ड वायर था, मतलब कि उसके ऊपर जो चार्ज थे ना वो स्टैटिक थे, मोशन में नहीं थे। ठुपुक ठुपुक ठुपुक, अरे भाई वो जो था ना वो स्टैटिक का कंसेप्ट था, हमने उस वायर को चार्ज किया था, मतलब कि उसके ऊपर चार्ज तो था लेकिन मोशन में नहीं था। वो बॉडी चार्ज्ड बॉडी थी, मतलब कि उसके पास स्टैटिक चार्ज था, और स्टैटिक चार्ज होता तो इसके ऊपर 100% यहां पे फोर्स लगता। लेकिन क्या ये स्टैटिक चार्ज होगा? मैंने बोला इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कि चार्ज इज मूविंग, चार्ज मोशन में है, चार्ज मोशन में है, तो कैसे मैं बताऊं कि भाई ये स्टैटिक है? ये चार्ज बॉडी थोड़ी ना है। हां उसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है लेकिन स्टैटिक थोड़ी ना है, वो स्टैटिक नहीं है, वो मोशन में है। यस और नो? तो यहां पे अगर मुझे इसका नेट चार्ज निकालना होता है ना तो बच्चों, क्योंकि जब भी कोई चार्ज मोशन में होता है तो उस कंडक्टर का नेट चार्ज कितना है वो निकालना होता है। ठीक है, वहां पे चार्ज स्टेडी होता तो मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताता, है कि नहीं? वहां पे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, सरफेस डेंसिटी पढ़े थे ना, हाँ, फिर वॉल्यूम डेंसिटी भी पढ़े थे ना, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? वो चार्ज बॉडी के रिलेटेड कहीं ना कहीं स्टैटिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। यहां पे ये मोशन वाली कंडीशन है, तो जब भी मोशन वाली कंडीशन होती है ना तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकलता है, यहां पे क्या निकलता है? यस, नेट चार्ज निकल सकता है। कि भाई बच्चों मान लो कि मैंने इतना टुकड़ा लिया, तो इतने टुकड़े में जितना टुकड़ा मैंने पसंद किया है, अगर मान लो कि मैं इतना टुकड़ा पसंद करता हूं तो इतने टुकड़े में नेट चार्ज कितना है इतना मैं निकाल सकता हूं। या सुनो, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह यूनिफॉर्म है, नॉन, ऐसे नहीं देख सकता, क्योंकि चार्ज स्टेडी है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने बताया था पॉजिटिव चार्ज, जिसको हॉल बोलते हैं, वैकेंसीड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। या सुनो, तो यहां पे देखे तो करंट का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हॉल ये डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहां पे कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टुकड़े में नेट चार्ज कितना है वो निकाल सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बताना पॉसिबल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन बताना पॉसिबल नहीं है। कैसे आप बता सकोगे भाई यहां पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन तब दिखाया जाता है जब स्टैटिक कंडीशन हो, है कि नहीं? ये तो मोशन में है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखा सकते हैं, है कि नहीं? यस और नो? तो यहां पे हम क्या निकाल सकते हैं? नेट चार्ज। अभी बच्चों ध्यान से समझो, पॉजिटिव चार्ज बना किसकी वजह से? भाई जब भी कोई कंडक्टर में से करंट का फ्लो होता है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज बना किसकी वजह से? कहीं ना कहीं भैया ये इलेक्ट्रॉन था ना, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा ऑर्बिट है, हमारा नहीं, ये पर्टिकुलर एटॉम का ऑर्बिट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था, यहां पे जो आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से अपनी जगह छोड़ के बाहर आ गए। तो कहीं ना कहीं जब बाहर आए तो यहां पे वैकेंसी हुई, वैकेंट सीट जनरेट हुई, जहां पे कोई और इलेक्ट्रॉन आके बैठ सकता है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि हॉल, ठीक है, इसको बोलते हैं हॉल।
पॉजिटिव चार्ज। तो यही तो पॉजिटिव चार्ज थे, ऐसे नो। तो कहीं ना कहीं जितने, मैंने बोला कि भाई ये कंडक्टर को जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कनेक्ट किया, मतलब कि एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, तो यहां से मान लो कि किसी एक कंडक्टर के छोटे से टुकड़े में, ध्यान से देखना, ये छोटा सा टुकड़ा है कंडक्टर का, तो ये छोटे से टुकड़े में क्या हुआ भाई, 1000 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। क्या? 1000 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए। तो कहीं ना कहीं अगर 1000 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, जो आगे जाके ड्रिफ्ट होके आगे बढ़ने वाले हैं, जो फ्लो ऑफ चार्ज बनने वाले हैं, जो करंट इनिशिएट करने वाले हैं, जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए उतने ही तो होल प्रोड्यूस हुए। नहीं समझे? अरे मैंने बोला कि एक क्लास में 100 बेंचेस है। सर बेंचेस, सर स्कूल की बात मत करो सर, हम बहुत याद करते हैं स्कूल को। देखो ना अभी गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, देखो आज ही के न्यूज़ में क्या आया, 31 तक स्कूल स्टार्ट नहीं हो पाएगी। सर बहुत मिस करते हैं स्कूल को, बहुत मिस करते हैं। हाँ चल आ जाओ, वो बात में नहीं जाना है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, मैंने बोला कि एक क्लास में 100 चेयर्स है, ठीक है, बेंचेस को हटा दो, चेयर्स है, 100 चेयर्स है। उसमें से मैंने बोला कि 50 आदमी जो बैठे, पूरी चेयर फिलअप थी, मतलब सारे लोग बैठे हुए थे, उसमें से 50 आदमी निकल गए, ठीक है। तो सोचो 50 आदमी वो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, ठीक है। तो वैकेंट सीट कितनी जनरेट हुई, खाली जगह कितनी पड़ी, 50 ही तो पड़ी, या सुनो। और जो खाली जगह पड़ी उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं उतने ही तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होते हैं। तो नेट चार्ज अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, 0। जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए उतने ही तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुए। तो अगर किसी टुकड़े में आप नेट निकल, भाई इतने टुकड़े में 1000 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, तो इतने टुकड़े में भाई 1000 पॉजिटिव चार्ज भी तो जनरेट हुए। तो नेट निकालोगे तो क्या आएगा, 0। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए उतने ही फ्री वैकेंट सीट जनरेट हुई, जितने नेगेटिव चार्ज उतने पॉजिटिव चार्ज, बात खत्म। नेट कितना, 0। मतलब कि अगर मैं इतने टुकड़े का नेट चार्ज अगर निकालने जाऊंगा बच्चों, तो ये नेट चार्ज मेरे पास आएगा 0। अभी सोचो इसके पास कोई नेट चार्ज है ही नहीं जिसको मैं स्टैटिक मान सकूं, तो नेट चार्ज है ही नहीं, तो इसके ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, यस और नो। अरे भाई इतने टुकड़े का नेट चार्ज 0 है, तो 0 चार्ज किसी के ऊपर कोई इंटेंसिटी दे सकता है क्या, कोई लोकेशन पे नहीं दे सकता। मतलब कि इसके ऊपर डेफिनेटली कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, है कि नहीं, यस और नो। बात आई समझ में? अरे यार सर नहीं समझ में आया, अरे भगवान। चलो आई होप सो कि ये समझ में आया है, ठीक है। जल्दी से 1 सेकेंड फटाफट रिवाइज करवाता हूं भाई। इतने टुकड़े, जब भी कोई चार्ज फ्लो करता है ना, तो हम क्या मान सकते हैं, अगर इतना टुकड़ा है मेरे पास, मान लो कि एक पाइप है, पाइप में से पानी जा रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पानी में पानी जा रहा है तो मैं उसका नेट निकालना चाहूँ, मतलब कि मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहूँ, तो क्या वो पॉसिबल है, नहीं। अगर पानी रुका हुआ होता तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकता, लेकिन पानी रुका हुआ है नहीं, पानी तो जा रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, यस और नो। तो यहां पे भी चार्ज फ्लो कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं, पर्टिकुलर लेंथ में कितना पानी रहता है इतना ही निकल, मतलब कि नेट पानी का फ्लो कितना है वो निकाल सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, इतने टुकड़े में नेट चार्ज कितना होगा पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब भी हम इसको ऑब्जर्व करते होंगे तब नेट चार्ज कितना होगा वो निकाल सकते हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा वो नहीं निकाल सकते, ये सुनो, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाले, अगर वो रुका हुआ होता तो डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते कि भाई हाँ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये सुनो, इतनी लेंथ में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। वो रुका हुआ होता तो डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं, कोई फ्लो कर रहा है तो कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है तो क्या निकालेंगे, नेट। तो यहां पे मैंने नेट चार्ज निकाला तो देखा कि भाई इतनी लेंथ में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ना जो फ्लो कर रहे थे, उतने ही होल अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे। तो मतलब कि यहां पे इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो 100 होल अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल किसकी वजह से बने, इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से। तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही तो होल जनरेट होंगे, और उतने ही होल जनरेट हुए, इसका मतलब यह कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो एक पर्टिकुलर लेंथ में जितना इलेक्ट्रॉन उतने ही होल, मतलब कि नेट चार्ज कितना, 0। नेट चार्ज 0, तो कोई 0 चार्ज क्या कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। मतलब कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं दे सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं दे सकता है, ये रियलिटी है, यस और नो। तो यहां पे इसीलिए इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक।
लेकिन सर मैग्नेटिक तो लग सकता है ना, आपने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन मैग्नेटिक तो लग सकता है ना। मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो होगा। अभी मैग्नेटिक फोर्स क्यों जीरो होगा वो अभी समझ में आएगा जब हम ये रिलेशन निकालने जाएंगे तब, ठीक है। लेकिन इतना समझ लो कि अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मूविंग चार्ज हमेशा क्यों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, मतलब कि क्यों वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, स्टैटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि फ्लो करता चार्ज को हमें अगर निकालना चाहे तो नेट निकाल सकते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देख सकते, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब भी आप नेट निकालने की कोशिश करोगे तो नेट चार्ज यहां पे जीरो ही आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्री होंगे ना उतने ही होल आपको यहां पे दिखने वाले हैं। इसीलिए हम यहां पे नेट चार्ज निकाल सकते हैं एंड दैट नेट चार्ज इज ऑलवेज जीरो। दैट्स व्हाई जब भी मूविंग चार्ज जब भी होंगे तब अपने आसपास कभी भी स्टैटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? ये सुनो, इसीलिए दोनों को अलग किया जाता है। स्टैटिक में तो स्टैटिक में स्टैटिक कंडीशंस लगती है एंड जब भी मूविंग चार्ज आता है तो यहां पे अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, चलो अभी रीजन ये देते हैं कि भाई चलो मान लिया कि यहां पे ये तो समझ कि इसके ऊपर कोई स्टैटिक चार्ज मतलब स्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन अभी भी ये खड़ा है क्योंकि ये तो मूविंग चार्ज है ना, तो मूविंग चार्ज एक फील्ड प्रोवाइड करता है। कौन सा वाला? मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है। मूविंग चार्ज यहां पे कभी भी हमें स्टैटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये अभी बात समझ में आ गई, क्योंकि नेट चार्ज निकालोगे किसी पर्टिकुलर लेंथ का तो वो हमेशा जीरो ही निकलेगा, ठीक है। चलो, लेकिन क्यों वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, तो क्यों इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोवाइड करता है, लेकिन क्यों इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो बच्चों, साइंटिस्टों ने यहां पे रिसर्च करके बहुत ही बढ़िया एक रिलेशन बनाया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे कि अगर चार्ज रुका हुआ है तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है, अगर चार्ज मोशन में है तो क्या कोई फोर्स लगता है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या कोई फोर्स लगेगा, फोर्स में क्या असर आएगी, वो सारी चीजें। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज मतलब कि करंट को इंक्रीज किया जाए उसकी वजह से इंटेंसिटी अगर बढ़े तो उसके साथ फोर्स की वैल्यू में क्या चेंजेस आएंगे, वो सारी चीजें ना उन्होंने निकाली और एक रिलेशन हमें दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जैसे कि कूलम जी ने बताया था ना कि दो स्टैटिक चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, आपको पता है। दो स्टैटिक चार्ज के बीच में के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर के बराबर फोर्स लगता है, ठीक है। अभी ना नोटेशन थोड़ा चेंज करेंगे, इसको एफ ही बोलेंगे। एफ ही मतलब कि स्टैटिक फोर्स, और यहां पे जब भी मैग्नेटिक फोर्स की बात आएगी तो एफएम मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो जो आज पढ़ने वाला है, जो स्टडी करने वाला है, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए थे ना, ऐसे तो नहीं बोल दिया कि भाई ये फोर्स के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के बराबर है, ऐसा थोड़ी ना था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने रिजल्ट लिए, और पहले उन्होंने क्या बताया था? पहले उन्होंने सीधा ये बताया था कि भाई जो फोर्स होता है ना, जो फोर्स स्टैटिक फोर्स, वो हमेशा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के सीधा प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं बताए होंगे ना, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशंस निकाले। पहले Q1 को इंक्रीज किया और देखा क्या फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, फिर Q1 को स्टेडी रखे, Q2 को इंक्रीज किया और देखा कि क्या फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, और जब दोनों को इंक्रीज किया तब देखा कि क्या फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, और सारे ऑब्जर्वेशन को फाइनलाइज करके उन्होंने बताया कि भाई जो भी फोर्स लगता है ना वो Q1 और Q2 के सीधा प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फिर उन्होंने डिस्टेंस वेरी करके देखा और उन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन दिया था कि भाई जो भी फोर्स लगता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये ऐसे तो नहीं बताया था, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्होंने ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जैसे कूलम जी ने बताया था वैसे ही यहां पे एक्सपेरिमेंट करके ये बताया गया कि भाई जब भी हम किसी मूविंग चार्ज की बात करते हैं और ऑलरेडी कहीं पे कोई एक फील्ड एग्जिस्ट करता हो, तो यहां पे जैसे कि मैंने यहां पे ये तार ले लिया, एक लंबा सा लाइव वायर ले, लाइव वायर का मतलब ये होता है कि उसमें से करंट का फ्लो होता हो, ऐसा वायर, ठीक है। तो मैंने यहां पे एक करंट कैरिंग वायर ले लिया जिसकी वजह से इसके सराउंडिंग में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, किसी एक पॉइंट चार्ज को लिया और उस पॉइंट चार्ज को ये डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड किया। तो उन्होंने भी देखा था, बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस लिए, एक्सपेरिमेंट किया, और फिर उन्होंने बताया कि भाई ये जो भी इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है ना, वो मैग्नेटिक फोर्स सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होता है चार्ज पे। उन्होंने देखा कि भाई जो चार्ज आपने लिया है ना उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते जाओगे ना तो भी उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। फिर उन्होंने देखा कि भाई यही फोर्स ना वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितनी वेलोसिटी से आप चार्ज को एंटर करवाते हो ना,
उसके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है। मतलब कि अगर स्लो वेलोसिटी वाला चार्ज होगा ना, तो स्लो वेलोसिटी वाला चार्ज ऐसे लैंड करेगा। ठीक है सर, ये लैंड क्यों करवाया आपने, मतलब कि क्यों एंगल पे सीधा क्यों नहीं गया, समझाता हूं, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे वो रिलेशन हम एस्टेब्लिश करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सीधा इतने दूर जाके गिरा। ठीक है, और अगर मैंने उसको स्पीड में मतलब ज्यादा वेलोसिटी देके अगर एंटर करता तो सीधा यहीं पे गिर जाता। मतलब कि जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स। तो उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन देखा कि भाई ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, वो इसकी वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर उन्होंने क्या देखा, भाई इतना ही नहीं, ये जो फोर्स होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब कि उसके भी सीधा प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर आपने यहां से करंट को इंक्रीज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक फाइनलाइज एक हमें रिलेशन प्रोवाइड किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था, इतनी चीजें देखी थी कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब कि अगर चार्ज इंक्रीज करोगे तो उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, इसको डिक्रीज करोगे तो फोर्स भी डिक्रीज कर जाएगा। उन्होंने फिर देखा कि भाई वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब कि अगर आप स्लोली एंटर करोगे तो वो उसको ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा नहीं होगा, वो डिक्रीज होगा, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा वेलोसिटी से एंटर करा तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया जाए तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज कर दिया जाए तो फोर्स भी डिक्रीज कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने देखा कि यार ये तीन ऐसी क्वांटिटी है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है, और एक चौथी क्वांटिटी भी, ये तीन तो हो गए, चौथी क्वांटिटी भी है, दैट इज द एंगल। एंगल, दैट इज द एंगल। एंगल को बाद में समझते हैं। ठीक है, दैट इज द एंगल, वो एंगल पे भी डिपेंड करता है। मतलब कौन से एंगल पे आप मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को एंटर करवाते हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एंगल चेंज हुआ तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा एक रीजन बताऊं कि मान लो कि मेरे पास ना एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो लीनियर है, ठीक है, जो यूनिफॉर्म लीनियर है, और मैंने किसी चार्ज को मैंने उसी फील्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड की, तो आपको क्या लगता है उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? सर फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा ना? नहीं लगेगा, वो सीधा सीधा चला जाएगा, उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं यहां पे एंगल भी डिपेंड करता है। ये सारी जो फोर्स जो भी है ना, वो एंगल के ऊपर भी डिपेंडेंट है। मतलब कि फोर्स इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एंगल। वैसे एंगल, इसको प्रोपोर्शनलिटी एंगल से तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना समझो कि वो एंगल के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि एंगल के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड है? साइन थीटा के ऊपर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किए, ये सब ऐसे नहीं आ जाता है कि भाई हाँ इसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, इसका प्रूफ निकाला, और फिर उन्होंने बताया, फाइनलाइज एक रिलेशन बताया, सब कुछ मिला जुला के उन्होंने एक फाइनली एक रिलेशन बता दिया कि भाई ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो मैग्नेटिक फोर्स जैसे कि वहां पे कूलम जी ने बताया था K(Q1Q2)/r², वैसे यहां पे उन्होंने ये एक बहुत ही बढ़िया सा एक फॉर्मूला बता दिया कि भाई कोई भी चार्ज के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, वो इसके बराबर होता है, Q V वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ B वेक्टर। क्योंकि ये वेक्टर है तो मैं इसको वेक्टर लिखूंगा। ठीक है, तो उन्होंने फाइनली एक रिलेशन प्रोवाइड कर दिया कि हमेशा किसी मूविंग चार्ज के ऊपर, शब्द सुनना, मूविंग चार्ज के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? Q टाइम्स V वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ B वेक्टर। तो ये ऐसा ही इन्होंने रिलेशन नहीं बनाया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने चार्ज को वेरी करके देखा, तो उनको लगा कि भाई हाँ मैग्नेटिक फोर्स है वो डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर भी। फिर उन्होंने वेलोसिटी से एंटर करवाना, जो जिस वेलोसिटी से एंटर करवाते उसको वेरी करके देखा कि भाई क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि जितनी बार वेलोसिटी ज्यादा की उन्होंने, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करते थे वैसे वैसे उसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा था, जैसे डिक्रीज करते थे तो फोर्स भी डिक्रीज कर रहा था, मतलब कि वो इसके भी प्रोपोर्शनल आया। फिर फील्ड को वेरी करके देखा तो उनको पता लगा कि हाँ भाई फोर्स फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है, सीधा प्रोपोर्शनल है। अगर इसको इंक्रीज करोगे तो फोर्स इंक्रीज होगा, इसको डिक्रीज करोगे तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। और इतना ही नहीं, एंगल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है, कौन से एंगल पे आपने मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को एंटर करवाया, दैट इज मैटर्स अ लॉट, दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आपने दोनों का सेम एंगल रखा, मतलब कि जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपने चार्ज को एंटर करवाया, बात खत्म।
बात खत्म। अभी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं, सीधा सीधा चला जाएगा, सीधा सीधा। या फिर जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने चार्ज को एंटर करवाया तो भी वो सीधा सीधा चला जाएगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने मिला जुला के एक रिलेशन बना दिया, दैट इज दिस। अभी आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो आपको पता है ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, मैं इसको क्या लिखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अज्यूम दैट यूनिट वेक्टर जो भी है वो 1 यूनिट है, ठीक है। तो क्या मैं ए क्रॉस बी को ऐसे लिख सकता हूं? यस, वी कैन से दैट। ये मैग्नीट्यूड है बच्चों, वेक्टर में आप पढ़े होंगे, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर होता है, ये मूल्य होता है, मूल्य। यस और नो? तो कहीं ना कहीं मैं इसको भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा Q टाइम्स वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो अभी देख लो, मैंने बताया था कि एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है, देख लो आपके सामने है। फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाँ, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये वेक्टर फॉर्म है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, इट इज द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड, मतलब कि स्केलर फॉर्म बोल सकते हो, स्केलर फॉर्म, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लिखो तो ये तरह, इसकी तरह लिखो, ठीक है। तो उन्होंने ये ऐसे ही डिफाइन नहीं किया है, सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उन्होंने एक रिलेशन निकाल के दिया कि भाई मैग्नेटिक फोर्स का रिलेशन कुछ इस तरह से निकलता है। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, नॉट ओनली दैट मैग्नेटिक फोर्स एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि भाई ये साइन थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, सीधे प्रोपोर्शनल है, इसीलिए उन्होंने फिर उसको क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और फिर फाइनलाइज ये फॉर्मूला बना दिया। ये फॉर्मूला ऐसा ही नहीं आता है, इसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी उनकी, सोचो। कूलम जी ने एक फॉर्मूला सीधा सा दे दिया, ऐसे ही आ गया? नहीं भाई, कितनी मेहनत की होगी उसको निकालने में, कितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे। अगर हमें बोला जाए तो हम सिर्फ 4-5 ऑब्जर्वेशन लेते हैं और फिर उस एक्सपेरिमेंट को खत्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो लगे पड़े हुए थे, कितने साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तब जाके उन्होंने एक रिलेशन बनाया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये है रिलेशन। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, फॉर्मूला याद हो सकता है, ठीक है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर। अभी ये इसकी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर आपको पता हो, आई होप सो कि ये पता था, ठीक है। चलो, अगर आपको पता हो, सर क्या सोचते हो, मतलब हमें क्या कुछ पता ही नहीं है? अरे भाई, हम कहाँ ऐसा बोले, मैं तो सिर्फ ऐसा बोला कि ये आपको पता था, या सुनो, मैंने थोड़ी क्या, मैंने डाउट नहीं किया, आपको पता है यार। चलो आ जाओ। हाँ, एक और चीज, अगर आपको ये पता है कि अगर एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो रिजल्टेंट ना इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में आता है। नहीं आया सर, क्या बोले, नहीं समझ में आया। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर वो दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में आता है। नहीं समझ में आया? अच्छा, ये याद है क्या, आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ जे कैप क्या आता है? What is the value of I cap क्रॉस प्रोडक्ट विथ J कैप? भाई डॉट नहीं लिखे, क्रॉस लिखे, क्रॉस लिखे, क्या आता है बताइए? अरे बताइए क्या आता है? यस, वेरी गुड, K कैप। जिन्होंने K कैप आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया। यस और नो? तो सोचो ना, I कैप मतलब कि X डायरेक्शन, J कैप मतलब कि Y डायरेक्शन। जब भी आपने इन दोनों का क्रॉस निकाला तो आपको आंसर कौन सी डायरेक्शन में मिला? देखो देखो, K कैप मतलब कि Z डायरेक्शन में मिला। हाँ, अरे अभी चमका कि नहीं चमका? I कैप क्रॉस प्रोडक्ट J कैप, इसका रिजल्टेंट कहां पे आता है? Z डायरेक्शन में आता है। ये X डायरेक्शन, ये Y डायरेक्शन, दोनों XY प्लेन में है, रिजल्टेंट कहां गया? रिजल्टेंट गया Z डायरेक्शन में। वो याद है क्या, वो राइट हैंड पाम रूल वगैरह वो निकालते थे, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर तो सी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वो निकालने के पाम रूल कि भाई पहले वेक्टर के डायरेक्शन में थंब को रखो, फिर दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में उंगलियां को ओपन करो, तो पाम जहां पे जाएगी वो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की। ऐसा कुछ रूल याद है क्या? वही रूल यहां पे भी लगने वाला है, क्योंकि ये चार्ज है ना, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये दोनों क्या है? वेक्टर है, और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कौन सा वाला? वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। आंसर क्या देता है? वेक्टर ही देता है। यस और नो? तो कहीं ना कहीं ये क्या है? ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट वेक्टर है। यस और नो? ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। यस और नो? तो कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्शन निकाल ली जाए
तो इसकी डायरेक्शन कहां पे आएगी, जिस प्लेन में ये दोनों है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में जाएगी। मतलब कि वही वाला पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल यहां पे भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, यस और नो। देखो यहां पे ना हमारे पास एक और नियम है, यहां पे रूल है फ्लेमिंग का, और उनका जो लेफ्ट हैंड वाला रूल है वो आप लगा सकते हो, लेकिन मैं उसको इतना रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि जो रूल आपको पता है ना उसी से आप आंसर निकालो ना, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जहां पे हम जब वेक्टर पढ़े थे 11th स्टैंडर्ड में, तब हमने डायरेक्शन निकालना सीखा था। ठीक है, तब आपको पता था कि भाई राइट हैंड पाम रूल का हम यूज करते थे, थंब को क्या करो, जैसे कि मैं यहां पे एग्जांपल दूं, ध्यान से देखो, मान लो कि ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, दिस इज द ए वेक्टर, ध्यान से देखना, दिस इज द ए वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैंने किया किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, ध्यान से देखना, इसका क्रॉस प्रोडक्ट मैंने किया बी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बी वेक्टर। अभी बताओ इसका रिजल्टेंट कहां पे आएगा, इसका रिजल्टेंट कहां पे आएगा। अगर ए वेक्टर यहां पे है, बी वेक्टर यहां पे है, तो बताओ इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट कहां पे आएगा। मतलब कि सी वेक्टर मुझे चाहिए, तो सी वेक्टर क्या आएगा, आप कैसे निकालते हो इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों एक्स वाई प्लेन में है, तो रिजल्टेंट जेड प्लेन में आना चाहिए, मतलब कि या तो अंदर आएगा या तो बाहर आएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, ये एक्स वाई प्लेन में है तो या तो अंदर आएगा या तो बाहर। अभी कौन सी डायरेक्शन में आएगा वो कैसे निकाले, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल, ए वेक्टर के डायरेक्शन में थंब को रखो, ए वेक्टर के डायरेक्शन में थंब को रखो, उंगलियां बी वेक्टर की डायरेक्शन में ओपन करो, उंगलियां बी वेक्टर की डायरेक्शन में ओपन करो। ठीक है, तो आपकी पाम जिस डायरेक्शन को शो करेगी दैट विल बी द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। मतलब कि सी वेक्टर जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना वो अंदर आएगा। अंदर को कैसे दिखाते हैं, अंदर को, इनसाइड को क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, मान लो कि मेरे पास ये ए वेक्टर है जो अंदर जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज द ए वेक्टर एंड यहां पे कहीं पे बी वेक्टर है। ठीक है, तो बताओ इसका सी वेक्टर कहां पे आएगा, इसका सी वेक्टर कहां पे, मतलब कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, अज्यूम दैट सी वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर। ठीक है, तो ये कहां पे आएगा, सोचो 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 सोचो, क्या करना है, थंब को ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखो, थंब अंदर जा रहा है ना, ए वेक्टर अंदर, इनसाइड, ये क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनसाइड, याद करो कल का लेक्चर। ठीक है, तो ये इनसाइड। ठीक है, चलो थंब को ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखो, उंगलियों को बी वेक्टर की डायरेक्शन में ओपन करो, तो बताओ जो पाम होगी वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, नीचे। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट सी। तो सी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ये वाली डायरेक्शन में। आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अरे देखो ना, देखो देखो देखो, ए वेक्टर कौन से प्लेन में है, जेड प्लेन में, बी वेक्टर मान लो एक्स प्लेन में, तो देखो सी वेक्टर कहां पे गया, ये जेड एक्स प्लेन में ए वेक्टर बी वेक्टर है, तो सी वेक्टर कहां पे गया, वाई प्लेन में। ठीक है, वाई एक्सिस पे आया कि नहीं आया, है कि नहीं। तो यही बस आपको ये राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करना है, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ज्यादातर ना यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन निकालना बहुत ही आसान है। खैर वो जितने भी पॉसिबल रूल्स है वो सारे देखेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट इट, जितने भी पॉसिबल रूल्स है वो देखने की कोशिश करें। अभी डायरेक्शन पे बात नहीं करनी, इसी के ऊपर हमें थोड़े ऑब्जर्वेशंस देखने हैं। ठीक है, लेकिन ये होता है जो वहां पे आप रिजल्टेंट निकालने के लिए जो रूल अप्लाई किया था ना, वही रूल आप यहां पे अप्लाई करोगे, आप डायरेक्शन आसानी से निकाल पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का ही तो रिजल्टेंट वेक्टर है। या सुनो, ये एफएम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट वेक्टर है। सर लेकिन ये क्यू भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, भाई ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, चार्ज थोड़ी ना वेक्टर होता है, चार्ज एक स्केलर होता है, तो ये तो सीधा मल्टीप्लाई होगा, वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा ना, इतना मल्टीप्लाई होगा मैग्नीट्यूड के साथ, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे जो वेक्टर का डायरेक्शन है उसके ऊपर थोड़ी ना ये डिपेंडेंट है। क्यों, तो क्यों मल्टीप्लाई होने से डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ऐसा नहीं है, ये सुनो, डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्शन की बात आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन क्या आपको इतना समझ में आया जो हम समझा रहे थे? तो अभी आपको रीजन अभी पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करके ये रिलेशन बनाया, दैट इज दी एफएम वेक्टर, मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये रिलेशन ऐसा बनाया, सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बताया कि भाई फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स कैन बी गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये चार्ज के ऊपर लगने वाला, ऐसा एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर लगने वाला भी फोर्स आएगा, वो आगे देखेंगे। हमारे पास आगे एक टॉपिक है जिसमें देखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगेगा। ये चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स है, वो पूरे कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स होगा। ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे, अभी के लिए इतना फोकस करो। ठीक है, ये चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स है। ठीक है,
तो यहां पे देखो, ध्यान से देखो, अभी इसका रीजन देते हैं कि क्यों, अगर वो स्टेडी था, जो मैंने आगे क्वेश्चन पूछा था ना कि एक करंट कैरिंग वायर था और यहां पे हमने एक चार्ज रखा था प्लस क्यू, और मैंने बोला था कि करंट बह रहा है, तो यहां पे ड्यू टू दिस, क्योंकि यहां पे स्टैटिक नहीं है तो नेट चार्ज निकालने जाओगे तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब कि इसके ऊपर ये चार्ज की, ये करंट वायर की वजह से यहां पे कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं आएगा, मगर मैं यहां पे ये स्टेडी चार्ज है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखूं तो वो जीरो हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्यों जीरो हुआ? मैग्नेटिक फोर्स क्यों जीरो हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या निकला? मैग्नेटिक फोर्स भी इसके ऊपर जीरो हुआ, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो, ये स्टेडी है ना, ये स्टेडी है, तो स्टेडी है तो v जीरो हो गया, तो देखो ना मैग्नीट्यूड कितना बनेगा। ये एफएम किसकी वजह से जीरो होता है? कितने कितने पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से वो जीरो हो सकता है, तो देखो या तो क्यू चार्ज खुद एक जीरो हो जाए, मतलब कि आप कोई चार्ज प्लेस ही ना करो। यहां पे मेरे पास ये करंट कैरिंग वायर है, इसने ये पूरे रूम में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट कर दिया, लेकिन मैं किसी चार्ज को लेके ही नहीं आऊं तो इसके ऊपर क्या कोई फोर्स है? भाई किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लग सकता है, और स्पेसिफिकली बोलो तो मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। चार्ज है ही नहीं तो फिर उसके ऊपर थोड़ी ना फोर्स लगेगा। होता है ना कि वहां पे मैंने बोला था पहले कि भाई पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पड़ी जाती है और फिर उसके बाद फोर्स पड़ना चाहिए, ठीक है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और कोई चार्ज ही नहीं है तो एक्चुअल में वहां पे फोर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है, सिर्फ वहां पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। यस और नो? धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो हुआ क्योंकि नेट चार्ज जीरो था, और मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो है क्योंकि ये भाई साहब के पास कोई वेलोसिटी ही नहीं थी, और कहीं ना कहीं हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो भी है ना वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए यहां पे इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो था। इसीलिए वो बंदा, वो भाई साहब को आप तार के नजदीक में रखोगे ना तो उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ना तो वो अट्रैक्ट होगा, ना तो रिपल होगा, ना तो खींचा चलाएगा, ना तो कुछ और होगा, ठीक है। जब तक आप उसको वेलोसिटी नहीं प्रोवाइड करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो वहीं का वहीं पड़ा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हमें इतनी चीजें समझ में आ गई कि अगर आप किसी चार्ज को वेलोसिटी से एंटर करवाते हो और पर्टिकुलर एंगल पे एंटर करवाते हो तो ही उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्योंकि यहां पे दो एंगल ऐसे आएंगे जिस एंगल पे हमें फोर्स जीरो मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो वो पॉइंट्स भी देख लेते हैं कि कब कब जीरो हो सकता है, ये मैग्नेटिक फोर्स कब कब जीरो हो सकता है। वैसे देखने जाओगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कब कब जीरो हो सकता है। तो मैं वो लिखता हूं, यहां पे पॉइंट्स लिखता जाता हूं, ऑब्जर्वेशंस, ये जस्ट फॉर्मूला का जस्ट ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं, ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलास, ठीक है। फॉर्मूलास नहीं, फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला देखो ना, मैग्नीट्यूड वाला देखो, इसको छोड़ो, मैग्नीट्यूड वाला देखो, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, एफएम, मैग्नीट्यूड ऑफ एफएम, यहीं से ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ठीक है। आई होप सो कि फोकस गया नहीं है, फोकस क्लियर है ना? हाँ है। चलो, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखें? व्हेन Q इज इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज, बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो, इज इक्वल्स टू ऑल्सो जीरो। ये पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आसान है ना, ये क्यू अगर जीरो हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा, मतलब कि कोई चार्ज को आप प्लेस ही नहीं करते हो, कोई चार्ज को आप एंटर ही नहीं करवाते हो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली फोर्स कोई लगने वाले, चार्ज ही नहीं तो किसके ऊपर फोर्स निकालोगे, है कि नहीं? सीधा सा पॉइंट है कि नहीं? चार्ज ही नहीं है तो किसके ऊपर फोर्स निकालोगे, है ना। चलो, सेकंड पॉइंट देखो, अगर मान लो कि वो चार्ज तो आपने रखा लेकिन स्टैटिक चार्ज रखा, मतलब कि यहां पे जाके रख के छोड़ दिया, तो अभी क्या करोगे? क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? मतलब कि वेलोसिटी जीरो है, नहीं लगेगा, ठीक है। तो व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज जीरो, दिस इंप्लाइज, यस, तब भी यहां पे मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो ही होगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अरे भाई आसान पॉइंट है, यहां पे आसान पॉइंट है, ठीक है, इतना भी कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए तो सोचो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए तो देखो, अगर मान लो कि ये तार में से मैं करंट का फ्लो ही स्टॉप करवा दूं, तो मतलब कि मैंने जिस सर्किट से इसको कनेक्ट किया था ना, वो सर्किट को ओपन सर्किट कर दूं, मतलब कि करंट का फ्लो यहां पे स्टॉप हो जाए, तो क्या यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मान लो कि अगर यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो भी आप समझ सकते हो बी का वैल्यू जीरो है, तो भी मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, ठीक है। सो नंबर 3, व्हेन, यस, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू जीरो, या फिर मैं B ना वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड में लिखता हूं, ठीक है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, दिस इंप्लाइज
मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, जीरो ही होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर 4। अभी एंगल की बात करते हैं, ध्यान से देखना, एंगल की बात करते हैं। फोकस है ना, देखने दो। हाँ है। चलो एंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि कैमरा जिस तरह सेटअप है ना, तो मुझे एक्चुअली नीचे दिखता है, मतलब कहाँ तक कट होगा ना वो पता नहीं है। फिर मैं नीचे लिखता जाऊँ और फिर कट हो जाए, तो इसे बार बार देखना पड़ेगा कि इसके नीचे की लाइन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट एंगल की बात करें। मान लो बच्चों, मान लो कि जिस डायरेक्शन में फील्ड है, मान लो कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने किसी चार्ज को भी उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, उसी डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दी। तो बच्चों ध्यान से देखो ना, ये एंगल किसके बीच का एंगल होता है? किसका क्रॉस प्रोडक्ट हुआ था भाई? V और B का, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड यस मैग्नेटिक फील्ड, यस नो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ था ना। तो ये जो एंगल होता है वो किसका एंगल होता है? जैसे मैंने बताया कि ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू sin थीटा, मतलब कि ये एंगल थीटा किसके बीच का एंगल होता है? ए एंड बी के बीच का एंगल होता है कि नहीं? ये थीटा जो भी है वो ए एंड बी के बीच का एंगल होता है। तो सोचो अगर दोनों पैरेलल हो जाए, यस दिस इज द करेक्ट वर्ड, अगर मैं किसी चार्ज को v वेलोसिटी से जो फील्ड है ना, फील्ड के पैरेलल एंटर करवा दूं, तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में? जीरो बनेगा। और अगर जीरो एंगल है तो क्या यहां पे कोई फोर्स लग सकता है? क्योंकि देखो ना, साइन जीरो क्या हो जाएगा भाई? साइन जीरो जीरो हो जाएगा। अरे इतना ही नहीं, किसी चार्ज को आप अगर एंटी पैरेलल एंटर करवाते हो, देखो यहां से एंटी पैरेलल एंटर करवाते, मतलब कि यही फील्ड है, अभी पैरेलल नहीं, मान लो किसी चार्ज को आप एंटी पैरेलल, मतलब कि ये वाली डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप अगर इसको एंटर करवा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन एंगल क्या है? एंटी पैरेलल, मतलब कि 180 डिग्री है। तो अब सोचो क्या यहां पे साइन 180 भी तो जीरो होगा, है कि नहीं? और अगर साइन 180 भी जीरो है तो इसका मतलब यह होता है कि यहां पे दो एंगल ऐसे हैं कि जिस एंगल पे अगर आपने किसी चार्ज को एंटर करवाया ना भाई साहब, तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। आ रही है बात समझ में धीरे धीरे, या सुन लो? बहुत ही सिंपल पॉइंट है यार, या तो आप इसको किसी एंगल पे एंटर करवाओ या मत एंटर करवाओ। ठीक है, अगर आपने 0 डिग्री पे एंटर करवाया या फिर 180 डिग्री पे एंटर करवाया तो भाई उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फिर आप बोलोगे यार मैंने तो चार्ज एंटर करवाया था, ये फील्ड था और उसी की डायरेक्शन में एंटर करवाया, लेकिन इसके ऊपर तो फोर्स ही नहीं लगा यार, वो तो सीधा सीधा अपने ही पाथ पे चला गया। भाई चला ही जाएगा ना, क्योंकि भाई यहां पे क्या है, ये जो एंगल है ना, ये ऐसे ही रिलेशन नहीं बना है। मैंने क्या बोला बार बार, ये ऐसे ही रिलेशन नहीं बना है, कितने सारे एक्सपेरिमेंट के तब जाके ये रिलेशन उनको मिला। ठीक है, और ये रिलेशन दिखा रहा है कि भाई अगर एंगल जीरो हो जाएगा या पाई हो जाएगा ना, तो दो एंगल ऐसे होंगे जिसपे साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो हो जाएगा तो अपने आप मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा। मतलब कि नेवर एवर एंटर एनी चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नेवर एंटर। अगर आप इस दो डायरेक्शन में एंटर करोगे, या तो पैरेलल एंटर करोगे या फिर एंटी पैरेलल, तो उसके ऊपर डेफिनेटली कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, अगर आपने उसको पैरेलल एंटर करवाया या फिर एंटी पैरेलल एंटर करवाया हो तो। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? व्हेन, आपको समझ में आ गया, एंगल जीरो मतलब कि पैरेलल। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा, आप समझ सकते हो। तो व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो और थीटा इज इक्वल्स टू पाई, ये जो जीरो है वो पैरेलल कंडीशन दिखा रही है, एंड ये जो पाई है वो एंटी पैरेलल। ठीक है, मतलब कि अगर आप किसी चार्ज को किसी फील्ड के पैरेलल में एंटर करते हो या फिर एंटी पैरेलल में एंटर करते हो, तो डेफिनेटली यहां पे उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ऑल्सो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। क्लियर है पॉइंट इतना? ठीक, चलो, तो ये तो 4 पॉइंट हो गए बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कब ये फोर्स जीरो होगा। ठीक है, लेकिन अभी मुझे ये भी समझना कि कब ये फोर्स मैक्सिमम होगा, कब ये फोर्स मैक्सिमम होगा। देख लेते हैं, नीचे की लाइन आ गई, हाँ आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ तो नीचे वाली लाइन भी आ जाएगी, यहां पे कवर हो जाएगी। चलो, तो कब मैक्सिमम होगा, अभी सोच के बताओ कब मैक्सिमम होगा। देखो मैक्सिमम तब होगा जब यहां पे देखो चार्ज, तो जो चार्ज मेरे पास है उसी को मैं यहां पे दौड़ाने वाला हूं, तो उसको छोड़ दो। वेलोसिटी मान लो कि मैं जितनी दे सकता था उतनी पॉसिबल मैक्सिमम मैंने दे दी है, तो उसको भी छोड़ो।
मैग्नेटिक फील्ड जितना मैं जनरेट कर सकता था उतना मैंने पॉसिबल मैक्सिमम जनरेट करा, मतलब कि जितना भाई मेरे पास बैटरी थी उसके हिसाब से मैंने जितना यहां पे करंट निकालना चाहता था, जितना पॉसिबल था उतना मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो इसको भी छोड़ दो, जितनी ये मैक्सिमम होनी थी उतनी हो गई। तो अभी तीनों को छोड़ के अभी डिपेंडेंसी किसके पास गई? तीनों को छोड़ के इसकी डिपेंडेंसी किसके पास गई? साइन थीटा के पास। मतलब कि जितनी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी उतना मैग्नीट्यूड ज्यादा होने वाला है। यस और नो? क्योंकि अल्टीमेटली फिर क्या आता है, देखो एक क्यू, एक वी और एक बी, उसके बाद आता है एंगल। आप ऐसा एंगल चूज करो कि जिसके ऊपर आप वो मैग्नेटिक, मतलब कि उस चार्ज को एंटर कराओ मैग्नेटिक फील्ड में, ताकि आपको आपने जितनी वैल्यू दी है उससे पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। ठीक है, मान लो कि ये तीनों को आपने मैक्सिमम रखा, लेकिन इसी को, यही एंगल को आपने 0 पॉइंट समथिंग रख दिया, तो क्या होगा? मतलब कि एंगल जो भी है वो 0 पॉइंट समथिंग है, तो अपने आप ये साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा? अपने आप रिड्यूस, मतलब कि अपने आप ये वैल्यू, तीनों का मैक्सिमम होने का फायदा ही नहीं मिलेगा। ये सुनो, तीनों का मैक्सिमम होने का फायदा तब मिलेगा जब ये साइन थीटा खुद एक मैक्सिमम हो। ठीक है, और साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है आपको पता है, कौन से एंगल पे? 90 डिग्री। यस और नो? कौन से एंगल पे? 90 डिग्री। तो एट थीटा, एट नहीं लिखेंगे, व्हेन थीटा लिखेंगे। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब कि π/2 लिखे इसको। दिस इंप्लाइज, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वो पॉसिबल मैक्सिमम होगा। ठीक है, पॉसिबल मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो एट दैट टाइम पॉसिबल मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना निकलेगा? मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज Q इंटू V इंटू B निकलेगा। ठीक है, Q इंटू V इंटू B निकलेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यस और नो? धीरे धीरे आ रही है बात समझ में? बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। ठीक है, तो इतने पॉइंट है जो आपको याद रखने। इसके अलावा एक और पॉइंट भी बनता है यहाँ पे, पॉइंट बहुत ही सिंपल है। एक और पॉइंट भी बनता है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, अगर आपने थीटा इज इक्वल टू 3π/2 रखा तब पॉसिबल मिनिमम नेगेटिव वैल्यू आपको मिल सकती है। ठीक है, मतलब कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई इसकी बात। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि मैंने इसको, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो उसको मैंने ऐसे वेलोसिटी दे दी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट, तो उसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा ना, उसके हिसाब से ये फोर्स इसको इस तरफ खींचेगा। ठीक है, इसको इस तरफ बेंड कर देगा, इसकी वेलोसिटी को वो सीधा नहीं जाने देगा, उसको बेंड कर देगा। तो अभी डायरेक्शन कैसे निकलते हैं वो सारी चीजें ना हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा में लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो आई होप सो कि आपको इतने पॉइंट समझ में आ चुके हैं। कई बार ना यहां से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालने को बोलते हैं। अगर आपको ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू पता है तो कई बार आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी निकालने को बोलते हैं, तो वो मैं यहां पे लिखता हूं। तो बच्चों यहीं से मुझे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकल सकता है। अभी इसको ना मैं एफएम बोल देता हूं, एरो वगैरह हटा देता हूं। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? एफएम इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो क्या बच्चों मैं यहां से B इज इक्वल टू ये लिख सकता हूं कि FM डिवाइड बाई Q इंटू V साइन थीटा? जी बिल्कुल। तो यहां से आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको फोर्स का वैल्यू पता है और अगर आपको वेलोसिटी पता है, अगर आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड पता है, तो कहीं ना कहीं आप यहां पे यस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो कि वहां पे कितनी इंटेंसिटी होगी वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, और यहां पे एक और नोटेशन जो आपको याद रखना है, एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन गॉस एंड टेस्ला। क्योंकि हमने कल बताया था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? टेस्ला है। ठीक है, हमने बताया था वो ऐसा यूनिट सिस्टम में टेस्ला है। ठीक है, अगर मैं इसको CGS सिस्टम में देखूं तो उसका यूनिट है गॉस, और यहां पे कहीं ना कहीं गॉस और टेस्ला में कुछ रिलेशन है जो आपको याद रखना है। इट इज अ सिंपल पॉइंट। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कई बार ना गॉस में आ जाता है और आपको टेस्ला में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो यहां पे आपको ये याद रखना है कि 1 गॉस इज इक्वल टू कितना टेस्ला। तो मैं यहां पे एक छोटा सा रिलेशन लिखता हूं, 1 गॉस जिसको G से डिनोट करता है, इट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर है? तो आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आया। अभी इसकी डायरेक्शन क्या निकलेगी वो सारी चीज चर्चा है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, कैसे इसकी डायरेक्शन ये आएगी, कैसे वो घूमता है फील्ड में, अगर मैं किसी को एंटर करवाऊं तो घूमे वो कैसे कैसे, उसका पाथ क्या बनेगा, टू बी स्पेसिफिक बोलो तो उसका पाथ क्या बनेगा। ठीक है, वो पैराबोला बनेगा, सर्कुलर बनेगा, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आया, सारी चीजें समझ में आए, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके जैसे अगर कोई बच्चे हैं जो पढ़ने
करना चाहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको भी हमारी चैनल सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलता जाए। और हाँ, वो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमको आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड करते हैं। टिल दैट एंजॉय योर डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।